Hey guys, Mahul. Sir, chapter number 18, inspection, search, seizure and most importantly, bill. सरकार सबसे पहले सेक्शन नंबर 67 पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर. सर ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट कमिश्नर या एनी सुपीरियर ऑफिसर सर शुड हैव रीजन टू बिलीव. सर ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले शुड हैव रीजन टू बिलीव दैट सर एसएससी हैज डन एनी ऑफ द फॉलोइंग. क्या क्या? सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, या सप्रेस्ड एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द स्टॉक इन हैंड, या फिर उन्होंने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया है, या फिर कॉन्ट्रावेंट किया है एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ और रूल्स मेड देयरअंडर, या फिर दे हैव केप्ट गुड्स which have escaped payment of tax or in such manner is likely to cause the tax evasion. तो ऐसे केस में सर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो इंस्पेक्शन और सर्च शुरू कर सकता है. अब अगर वो सर्च कर रहे हैं तो व्हाट ऑल पावर्स ऑफिसर है? सबसे पहली बात, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्सेबल पर्सन हु हैज इवेडेड टैक्स, या फिर सर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड हुआ ना हो, या फिर सर वेयरहाउस या गोडाउन जिसमें गुड्स रखे हुए हैं जिसमें टैक्स इवेड हुआ हुआ जिन गुड्स पर. क्लियर? सर्च एंड सीज, वो सर्च कर सकते हैं एनी प्रीमाइसेस को इफ दे हैव रीजन टू बिलीव दैट इस प्रीमाइसेस के अंदर कोई गुड्स या डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स व्हिच आर रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट सर हाइड किए हुए छुपाए हुए हैं आपने. तो ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं? उस प्रीमाइसेस का सर्च कर सकते हैं आफ्टर इशूइंग अ सर्च वारंट. और हाँ, उनको वहां पे कोई गुड्स डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स ऐसी मिल गई व्हिच आर रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट तो उनको सीज भी कर सकते हैं. क्लियर? इफ दोज गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन देन सील और ब्रेक ओपन द डोर. सर अगर कोई प्रीमाइसेस या कोई बॉक्स या कोई सिस्टम वगैरह अगर आपने क्या किया हुआ, लॉक किया हुआ है और जिसका एक्सेस आप उनको नहीं दे रहे हो तो दे हैव द पावर टू, ओ भाई दया को बुलाओ, तोड़ो दरवाजा. सर दे हैव द पावर टू सर सील ब्रेक द डोर. सरकार वो लॉक वगैरह तोड़ सकते हैं एंड सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं. सर वो प्रीमाइसेस में एंटर कर सकते हैं. एंड सरकार ध्यान दीजिएगा बेटा, आपने मूवी देखी हुई रेड, सर वो सारे पावर इनके पास होते हैं ड्यूरिंग द सर्च. सरकार देन जो भी डॉक्यूमेंट्स गुड्स वगैरह इन्होंने सीज कर लिए ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ सर्च. अब बात आ रही उनके रिटर्न की. सर रिटर्न ऑफ सीज्ड डॉक्यूमेंट्स बुक्स और थिंग्स, अगर जो डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स इन्होंने सीज कर लिए थे इफ दे आर नॉट रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोसीडिंग, या फिर जो नोटिस जो इन्होंने इश्यू किया है उस नोटिस में जो रिलाइड अपन डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें उन डॉक्यूमेंट को यूज नहीं किया गया है, तो वो डॉक्यूमेंट जिन पर रिलाय प्लेस नहीं किया गया है वो डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिए जाएंगे विद इन 30 days ऑफ द इश्यूएंस ऑफ सच नोटिस. पर अगर जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाय किया है, जिनके बेस पर नोटिस इशू किया है, तो सर वो डॉक्यूमेंट तो अपने पास रखेंगे. हाँ, फोटोकॉपी कैन बी गिवन टू दी एसएससी. रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स, ये था डॉक्यूमेंट्स बुक्स डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स ऊपर वाले पॉइंट में. अब आ रहा है गुड्स जो सीज के थे उनको रिलीज करने की बात रही है. फर्स्ट प्रोविजनल बेस पे अगर आपने बॉन्ड साइन किया है और सिक्योरिटी फर्निश करी है तो ऐसे केस में वो गुड्स रिलीज कर सकते हैं. या फिर सर एप्लीकेबल टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करो, गुड्स ले जाओ सब प्रोविजनल बेस पे एक बार आप. क्लियर? सेकंड बात, एक्चुअल रिलीज ऑफ द गुड्स. सर डिपार्टमेंट आपके गुड्स सीज कर लिए और 6 महीने हो गए कोई नोटिस नहीं आया. अच्छा, कमिश्नर के पास पावर है कि डिपार्टमेंट को 6 महीने का टाइम और दे सकता है अगर रीजनेबल ग्राउंड उनके पास है तो. पर अगर 6+6 मंथ में कोई नोटिस नहीं आया तो भाई गुड्स ले जाओ, भाई तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, हमारे गुड्स सीज करके हम ले जा रहे हैं हमारे गुड्स. देन डिस्पोजल ऑफ द गुड्स. सर अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के, हैजार्डियस नेचर के, या ऐसा कोई गुड्स है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, तो ऐसे केस में ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है. या फिर उनके पास स्टोरेज का कंस्टेंट या और कोई रीजनेबल रीजन है जिसकी वजह से उनको डिस्पोज ऑफ करना है, तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. और डिस्पोज ऑफ करने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे पे केस चलेगा कि ये पैसा किसका, आपका है हमारा. सरकार प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग सर्च. सर सर्च का प्रोसीजर क्या होगा? वही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो दिया है वही अप्लाई होगा. सर देन बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन. सर सर्च ऑपरेशन के टाइम पे बेसिक क्या क्या इन्फॉर्मेशन को, बेसिक क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होगी. सबसे पहले सर्च वारंट होना चाहिए. जिस प्रीमाइसेस का सर्च करे उसका सर्च वारंट होना चाहिए. प्लस सर एक लेडी ऑफिसर तो होनी चाहिए ड्यूरिंग सर्च. सेकंड, The officers before starting the search should disclose their identity. सर अपना आइडेंटिटी कार्ड वो दिखाएंगे और उसके बाद ही सर्च शुरू कर पाएंगे. थर्ड, सर ध्यान दीजिएगा बेटा, सर सर्च शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेसेस, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए. और हाँ सर, बिफोर एंड आफ्टर द सर्च जो भी ऑफिसर सर्च करना रहे उनका पर्सनल सर्च भी किया जाएगा कि उन्होंने चोरी करके पता पड़ा आपकी ज्वेलरी वगैरह वो जेब में रखे लगे. सर देन सर्च होने के बाद एक पंचनामा या एक महजर बनाया जाएगा जिसमें प्रोसीडिंग्स में लिखा जाएगा क्या क्या सर्च के टाइम पाया गया. पंचनामा और महजर ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ सर्च should necessarily be prepared on the spot and a copy of the panchnama or measure should along with the annexer should be given to the person in charge of the place. जो ऑनर ऑफ द प्लेस होगा या पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्लेस होगा उसको दिया जाएगा, काउंटर साइन किया जाएंगे उसके. ओके सरकार. देन पावर टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट. सर प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है
कि वो चाहे तो अगर किसी पर्सन का पर्सनल प्रेजेंस उसको रिक्वायर्ड है या कोई भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर्ड है तो उसको समन इशू कर सकता है। समन मतलब बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अब सर समन इशू कर दिया तो ऐसे केस में उस पर्सन को या उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को आना ही पड़ेगा, और अगर नहीं आए तो सर हम उठा के लेके आएंगे। समझे मेरी बात? सर ध्यान देना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ समन। सरकार सर इंडियन पिनल कोड अट्रैक्ट होता है और ऐसे केस में आपको उठा के लेके आएंगे। याद है सिंगम आता माझी सटकली, और यहाँ पे अगले जितने भी दिन थे आके साइन करना रोज। सर याद आया बेटा? नहीं तो उठा के लेके आएंगे। जयकांत शी करे ओए। सरकार ध्यान दीजिएगा, और अगर आप सर ऑफिसर के बिफोर प्रेजेंट नहीं होते हो, अपीयर नहीं होते हो, तो ऐसे केस में लायबल टू पेनल्टी अप टू ₹25,000 अंडर CGST एक्ट। सर 25,000 तक का पेनल्टी आप पे चार्ज हो सकता है। और हाँ ध्यान देना, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने आपसे मंगाए है, इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। दे कैन ऑल्सो एग्जामिन यू अंडर ओथ। सर गीता की, रीटा की, या उसकी जिसको भी तुम मानते हो उसकी कसम खाओ। और सरकार समझे मेरी बात, सब कुछ सच सच बोलना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 71 एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। सबसे पहली बात, ऑफिसर शुड बी ऑथराइज्ड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। अच्छा, ये केवल एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस है फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग, वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन एटसेट्रा। ये कोई रेड नहीं मार रहे हो आप बेटा, क्लियर? या फिर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो स्पेशल ऑडिट करने आया है, या GST डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो स्पेशल ऑडिट करने आए हैं, ये सब लोग बिजनेस प्रीमाइसेस पे एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं। एंड सर अगर वो बिजनेस प्रीमाइसेस पे आए हैं ऑडिट करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए, चेकिंग करने के लिए, तो एसएससी को कॉपरेट करना पड़ेगा, सारे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह अपडेटेड नहीं है तो ऐसे केस में सच ऑफिसर कैन अलाउ यू द टाइम बट नॉट मोर देन 15 वर्किंग डेज, एक्सेप्ट अगर एक्सेप्शनल केस है तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी अलाउ कर देंगे, पर उतने टाइम में आपको अपडेट करके प्रोवाइड करनी पड़ेगी सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। सेक्शन नंबर 72 ऑफिसर्स टू असिस्ट ऑफिसर्स। सरकार आपको पता है कि सर जब भी रेड वगैरह होती है उसमें पुलिस की भी हेल्प लेनी पड़ती है, विलेज ऑफिसर्स, स्टेट ऑफिसर्स, ये सब इनकी मदद करेंगे। सेक्शन नंबर 72 में बोला हुआ है कि सारे ऑफिसर्स प्रॉपर ऑफिसर की मदद करेंगे। ओके सर, फिर देखिए इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। सर ध्यान दीजिएगा, ये रहा सेक्शन नंबर 68 जिसने एम्पावर किया डिपार्टमेंट को टू प्रिस्क्राइब द रूल्स। सर कि किस तरह से गुड्स इन मूवमेंट को वेरीफाई करना है, और उसके लिए ईवे बिल रूल्स आ गए। रूल नंबर 138 सर का ध्यान ना, ईवे बिल दिल थाम के सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईवे बिल। सर एवरी पर्सन, अगर if the registered person is causing, every registered person who is causing movement of the goods of consignment value exceeding ₹50,000, तो ऐसे केस में सर ईवे बिल इशू करना कंपलसरी है ऑन और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। सर यहां बोला है मूवमेंट ऑफ द गुड्स, भले वो मूवमेंट जो हो रहा है वो फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई हो रहा है, अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई हो रहा है, या अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेज किया है, तो ऐसे केस में हमेशा माना जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन जिसने परचेज किया उसने ही मूवमेंट कॉज कराया है। क्लियर? अदरवाइज जो पर्सन मूवमेंट करा रहा है, द पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स, वो पर्सन अगर रजिस्टर्ड है तो वो क्या करेगा? ईवे बिल जनरेट करेगा। अच्छा ध्यान रखना बेटा, ईवे बिल दो फॉर्म होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। सर पार्ट ए में सारे गुड्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है, पार्ट बी के अंदर सर ट्रांसपोर्ट की डिटेल होती है बेटा, इंक्लूडिंग GR नंबर मतलब व्हीकल का नंबर, और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब इसमें मेंशन किए जाते हैं। अच्छा सुनना बच्चों ध्यान से, पार्ट ए है पर पार्ट बी नहीं, तो ऐसे केस में माना जाएगा ईवे बिल इश्यू नहीं हुआ। अच्छा सर कंसाइनर या कंसाइनी कोई भी ईवी बिल जनरेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और अगर उन्होंने इशू नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर को ये ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। और हाँ सर जो पर्सन मूवमेंट कॉज कर रहा है, अच्छा ध्यान रखना बेटा, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही अगर अनरजिस्टर्ड है और दोनों में से कोई भी मूवमेंट करा है, अब ऐसे केस में ईवी बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। ओके क्लियर? क्योंकि जो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है, इफ दैट पर्सन इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो ऐसे केस में आपको ईवी बिल इशू करना पड़ेगा। पर हाँ सर रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहा है तो हमेशा माना जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन ने मूवमेंट करवाया है। ओके सरकार अच्छा ध्यान रखिएगा, या बोला हमने इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स इज एक्सीडिंग ₹50,000, एक्सीडिंग 50,000, तो ईवी बिल की इशू करने की जरूरत है। अच्छा इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या पास वाले सर घर पे ही, पास वाली सर आपकी गली में ही भेजना हो गुड्स, तो भी ईवी बिल रिक्वायर्ड है। ओके सर ध्यान दीजिएगा बेटा, वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 सर इसके अंदर फॉर द पर्पस ऑफ ईवी बिल वैल्यू शेल इंक्लूड GST का अमाउंट ऑल्सो, वैल्यू शेल इंक्लूड GST का अमाउंट ऑल्सो। बट अगर आपके बिल के अंदर कुछ टैक्सेबल गुड्स है और कुछ एग्जेम्प्ट गुड्स है, तो टैक्सेबल गुड्स पे जो टैक्स है वो तो इंक्लूड करेंगे, पर एग्जेम्प्ट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, और एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए कोई ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? तो 50,000 का वैल्यू देखते वक्त भी एग्जेम्प्टेड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। पर हाँ दो केसेस है जहां पर अगर वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 नहीं है तो भी ईवी बिल जनरेट करना पड़ता है। फर्स्ट, अगर प्रिंसिपल के यहां से जॉब वर्कर के यहां गुड्स आ रहा है इंटर स्टेट। क्लियर? सेकंड सर
सर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आप चाहे तो 20 लाख तक का अगर आपका टर्नओवर तो आप रजिस्ट्रेशन ना कराए, तो ऐसे लोग अगर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ द गुड्स कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो इनको कंपलसरी ईवी बिल इशू करना पड़ेगा। देन सर बिल टू शिप टू मॉडल अगर होता है तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, केवल सिंगल ईवी बिल इशू करेंगे तो भी चल जाएगा, 2 ईवी बिल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है सर उसके अंदर 2% सप्लायर है, सप्लायर ए ने सप्लायर बी को बेचा और बी ने बोला सी को दे दो सर मेरे डायरेक्शन पे, तो डायरेक्ट ए सी क्या गुड्स बेच रहा है तो चाहे तो ए ईवी बिल जनरेट करे या बी जनरेट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सिंगल ईवी बिल से काम हो जाएगा। ओके, अब इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन पार्ट ए और पार्ट बी मैंने आपसे बात कर ली बेटा। देन सरकार इंफॉर्मेशन पार्ट ए में बी फर्निश्ड इधर बाय द कंसर्नर और कंसाइनी या फिर ट्रांसपोर्टर, अगर ट्रांसपोर्टर को हमने ऑथराइज किया तो वो भी पार्ट ए की इंफॉर्मेशन फिल कर सकता है। सर इनवॉइस में जो इन्फॉर्मेशन थी वो सब इसमें डालनी होती है, पर सर अगर गुड्स का मूवमेंट थ्रू कुरियर कंपनी हो रहा है या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है तो ऐसे केस में कंसर्नर की ऑथराइजेशन के बाद वो चाहे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी भी पार्ट ए जनरेट कर सकती है। ओके, हु इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई-वे बिल? सबसे पहला, वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन हिज ओन कन्वेंस। देखो बेटा, बाय रोड अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो पार्ट ए हो प्लस पार्ट बी हो, दोनों जनरेट होना कंपलसरी बिफोर ऑन और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। भले आप खुद की कन्वेंस में गुड्स को ले जाओ या हायर्ड कन्वेंस, किसी और का ट्रक हायर कर लिया आपने या ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करा या पब्लिक कन्वेंस में ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। सेकंड, where the EV bill is not generated by the registered person and the goods are handed over to the transporter, तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी की बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट सर वो EV बिल जनरेट करे। थर्ड, where the goods are being transported by railway or air or by vessel, तो ध्यान दीजिए ऐसे केस में पार्ट ए जनरेट हो गया, बहुत है, पार्ट बी कैन बी जनरेटेड, पार्ट बी कैन बी फिल्ड एंड EV बिल कैन बी जनरेटेड इवन ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मतलब मूवमेंट शुरू हो गया उसके बाद भी ईवी बिल जनरेट कर सकते हैं पार्ट बी के थ्रू। क्लियर? पर ध्यान देना, रेलवे ने बोल दिया है कि हम डिलीवरी ऑफ द गुड्स नहीं देंगे अनलेस ईवी बिल इज गिवन टू अस, मतलब डिलीवरी ऑफ द गुड्स लेने से पहले ईवी बिल देना पड़ेगा, मतलब पार्ट बी जनरेट करके ईवी बिल जो जनरेट होता है पार्ट बी फिल करके ईवी बिल जो जनरेट होगा वो देना पड़ेगा रेलवे को, तो ही गुड्स डिलीवर हो पाएगी, नहीं तो डिलीवर ना हो पाएगी। ये मैंने रेलवे की बात कर ली आपसे बेटा। क्लियर सर? अच्छा, अगर गुड्स की वैल्यू इज लेस देन ₹50,000 तो आपकी चॉइस है, ईवी बिल वैसे जनरेट करने की जरूरत नहीं, आपने जनरेट कर दिया तो कोई गुनाह नहीं किया, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। देन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेज किया है तो हमेशा ये माना जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन ने ही मूवमेंट ऑफ द गुड्स कॉज किया और उसको ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज एक्सीडिंग ₹50,000। देन सर व्हेन इट इज नॉट मैंडेटरी टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ पार्ट कन्वेंस इन पार्ट बी। सर देखो, मैंने आपको बताया जब तक आपने पार्ट बी जनरेट नहीं किया मतलब ईवी बिल जनरेट नहीं हुआ है, पर सर अगर मेरे यहां से गुड्स ट्रांसपोर्टर के प्लेस पे जा रहा है और ट्रांसपोर्टर के प्लेस से वो फर्दर ट्रांसपोर्ट होगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू कंसाइनी, तो ऐसे केस में मेरे यहां से जब ट्रांसपोर्टर के यहाँ गुड्स जा रहा है और फाइनली क्या होगा, वो दूसरे व्हीकल में शिफ्ट होके जाएगा कंसाइनी के यहाँ पे, तो मेरे यहाँ से ट्रांसपोर्टर के यहाँ जब गुड्स जा रहा है वो अगर ट्रांसपोर्टर मेरे ही सेम स्टेट में है विद इन 50 किलोमीटर 50, तो ऐसे केस में पार्ट भी जनरेट नहीं करूंगा, चल जाएगा, जब ट्रांसपोर्टर के यहाँ से फर्दर मूवमेंट होगा तब पार्ट भी जनरेट हो जाएगा। सेकंड, अब मान लो मुंबई से बेंगलोर गुड्स ले जाना था, अब बेंगलोर गुड्स ट्रांसपोर्टर ने गुड्स बेंगलोर भेज दिया, पर बेंगलोर में जब ट्रांसपोर्टर का प्लेस है वहां से कंसाइनी का प्लेस जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तब मान लो किसी छोटे व्हीकल में गुड्स को रख के कंसाइनी के भेजना है, तब ट्रांसपोर्टर के यहाँ से कंसाइनी के यहाँ जब गुड्स जा रहा है वो अगर विद इन द सेम स्टेट है विद इन 50 किलोमीटर, तो ऐसे केस में अगेन पार्ट भी जनरेट नहीं करोगे, चल जाएगा, उसमें व्हीकल चेंज किया कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्लियर? डन सर। यूनिक ईवी बिल नंबर, ध्यान रखना पार्ट और पार्ट भी दोनों जनरेट होगा तो यूनिक ईवी बिल नंबर मिलेगा आपको। ओके, अच्छा, पार्ट ए जनरेट करने पर जो यूनिक नंबर मिलता है दैट विल बी वैलिड फॉर 15 डेज। ओके सरकार, अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस। अगर मान लो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई या किसी भी कारण से आपने एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में गुड्स को शिफ्ट किया है, तो कंसर्नर या रेसिपिएंट जिसने पार्ट ए जनरेट किया था या फिर ट्रांसपोर्टर, उनको क्या करना पड़ेगा, पहले पार्ट बी को अपडेट करना पड़ेगा विद द न्यू व्हीकल नंबर, उसके बाद ही गुड्स का मूवमेंट गुड्स शिफ्ट हो पाएगी और उसके बाद ही मूवमेंट शुरू हो पाएगा नए कन्वेंस के अंदर। अच्छा, कंसोलिडेटेड ईवी बिल, अब मान लो आप एक ट्रांसपोर्टर हो, आपको मैंने गुड्स दिया, मैंने ईवी बिल दिया, बी ने भी दिया, सी ने भी दिया, बहुत सारे लोगों ने दिया आप चाहे तो इन सबके ईवी बिल नंबर को यूज करके कंसोलिडेटेड ईवी बिल भी जनरेट कर सकते हो सिंगल डॉक्यूमेंट। ओके, देन इंफॉर्मेशन सबमिटेड इन ईवी बिल कैन बी यूज्ड फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। सिंस जीएसटी का जो पोर्टल है ईवी बिल gst.gov.in, इसको लिंक किया है, इसको मैप किया हुआ जीएसटी पोर्टल से, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप ईवी बिल के लिए जनरेट कर रहे हो वो सारा आपके GSTR1 से लिंक कर देंगे और सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मैप हो जाएगी, डायरेक्ट वहां चली जाएगी इंफॉर्मेशन। क्लियर सरकार? कैंसिलेशन ऑफ ईवी बिल, अगर आपने ईवी बिल जनरेट किया तो उसको 24 आवर के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो, पर अगर ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स को एक बार वेरीफाई कर दिया ऑफिसर ने तो उसके बाद में
सर वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्लियर। और हाँ, मैंने आपको बताया जैसे पार्ट ए आपने जनरेट किया, यूनिक नंबर मिलेगा, वो 15 डेज के लिए वैलिड रहता है, ठीक है सर। देन वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवी बिल और कंसोलिडेटेड ईवी बिल, सर जो ईवी बिल जनरेट किया उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, फॉर एवरी 200 किलोमीटर, ध्यान रखना पहले 100 किलोमीटर था, फॉर एवरी 200 किलोमीटर ईवी बिल विल बी वैलिड फॉर 1 डे, और 200 किलोमीटर के बाद फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ अगेन 1 एडिशनल डे विल बी अलाउड टू यू। पर अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 लेग ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, तो ऐसे केस में 20 किलोमीटर के लिए 1 दिन का टाइम मिलेगा आपको, ओके सर। अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो 1 दिन का टाइम शुरू होता है वो कब से, जिस दिन ईवी बिल जनरेट किया है वो दिन तो भूल जाओ, वो दिन जब खत्म होता है रात को 12 बजे से, सर वहां से 1 डे शुरू होता है बेटा हमेशा, ओके। अच्छा, ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड करना है, अगर कमिश्नर को लगता है कि रीजनेबल रीजन है तो ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता है, पर ट्रांसपोर्टर को भी पावर दिया है कि अगर एक्सेप्शनल कारण की वजह से, एक्सेप्शनल रीजन की वजह से सर्कमस्टेंस इस तरह के हो गए साहब, वो ईवी बिल वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे नहीं कर पाया और ईवी बिल का वैलिडिटी एक्सपायर हो रहा है, तो जब वो ईवी बिल का वैलिडिटी एक्सपायर हो रहा है उसके 8 घंटे के अंदर अंदर 8 आवर्स के अंदर अंदर ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ ईवी बिल, सर जिस पर्सन ने, देखो कंसाइनर या रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी पर्सन ईवी बिल जनरेट कर सकता है, तो सर ध्यान देना, सर दूसरी पार्टी को क्या करना पड़ेगा, ईवी बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा विद इन 72 आवर्स। पर अगर एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया तो मान लेंगे एक्सेप्ट हो गया है, पर एक्सेप्ट हो गया कब, इधर 72 आवर्स और डिलीवरी ऑफ द गुड्स विच एवर इज अर्लियर, ये मान लेंगे एक्सेप्ट हो गया अगर रिजेक्ट नहीं किया तो, ओके। ईवी बिल जनरेटेड इन वन स्टेट शिल बी वैलिड फॉर अनदर स्टेट ऑल्सो, मान लो यहाँ से, कहाँ से, दिल्ली से या कश्मीर से कन्याकुमारी तक गुड्स जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि हर स्टेट वाइज ईवी बिल अलग अलग बनाएंगे भाई, एक ईवी बिल होगा वही वैलिड रहेगा थ्रू आउट द कंट्री। देन सिचुएशन जहाँ पे ईवी बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट सब रूल है, रूल नंबर 138 सब रूल नंबर 14, जिसमें कहा है क्या, इन फॉलोइंग केसेस में ईवी बिल की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट, वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन अनेक्सर, अनेक्सर सर देख लीजिए पहले, इन गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में ईवी बिल चाहिए ही नहीं। फर्स्ट है LPG for supply to household or non-domestic exempted category. Then, sir, kerosene oil sold under public distribution system. Postal baggage transported by Department of Post. Natural or cultured pearls or precious or semi-precious stones. Precious metals and metals clad with precious metal. Sir, in case में नहीं चाहिए. Then jewelry, goldsmith, silversmith and other articles जो इनसे बने हुए गुड्स है उनके केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है. Currency, used personal and household articles and coral, worked और unworked coral, ऐसे केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है. प्लस अब कौन कौन से केस में ईवी बिल नहीं चाहिए, सर बी पॉइंट, वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन अ नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, आप लॉरी में गुड्स ले जा रहे हो, सर कोई ईवी बिल नहीं चाहिए, साइकिल पे ले जा रहे हो, ले आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। सर डायमंड वगैरह है 50-100 करोड़ के, जेब में रख के साइकिल ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर। सर देन कस्टम पोर्ट से, कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स या लैंड कस्टम स्टेशन से इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन ले जा रहे होते हैं, ऐसे केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं। सेम वे वाइस वर्सा, मैं पॉइंट नंबर 8 पे पढ़ा रहा हूँ, सर इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन से आप कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह ले जा रहे हो, कोई ईवी बिल नहीं चाहिए। या आप ट्रांसशिपमेंट कर रहे हो, एक कस्टम पोर्ट से दूसरे कस्टम पोर्ट ले जा रहे हो, ईवी बिल की जरूरत नहीं है। इफ गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर द कस्टम सिल, कस्टम कंट्रोल में अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन सर ध्यान देना, हर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है कि वो अपने रेस्पेक्टिव SGST एक्ट के, ये रूल नंबर 138 के सब रूल नंबर 14 के क्लोज नंबर डी में वो चाहे तो सर कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस एरिया के अंदर या इन पर्टिकुलर गुड्स के लिए ईवी बिल की जरूरत नहीं, तो वहां पे ईवी बिल की जरूरत CGST में भी नहीं रहेगी। जैसे सर राजस्थान के अंदर ईवी बिल की वैलिडिटी, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए कर दी बेटा, तो सर इस पावर को यूज करके करिए, तो सर CGST के लिए भी वो मानी जाएगी बेटा। सर देन अगर कोई गुड्स एग्जम्प्टेड है, ईवी बिल की जरूरत नहीं है, देन वो 6 गुड्स आता है बेटा, घूम लो और झूम लो, सर नो ईवी बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, क्योंकि जहां GST लेवी नहीं हो रहा है वहां ईवी बिल इशू करके क्या कर लेंगे। देन ऐसा कोई सप्लाई जो शेड्यूल 3 में कवर है तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है, सर वो सप्लाई नहीं है, GST लगी नहीं रहा, किस बात का ईवी बिल भाई। देन सर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हो, दोज आर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल एंड भूटान, नो ईवी बिल इज रिक्वायर्ड। देन सर गुड्स जो एग्जम्प्टेड वो कौन से गुड्स है, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू इट्स यूनिट रन कैंटीन्स, या ऑथराइज्ड कस्टमर्स को गुड्स दे रहा है, या यूनिट रन कैंटीन्स अपने ऑथराइज्ड कस्टमर को गुड्स बेच रहे, तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। सेम वे सर सप्लाई ऑफ हेवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स ट्रांसपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू दी NPCIL, तो ऐसे केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन अगर डिफेंस फॉर्मेशन, भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, कभी डिस्क्लोज नहीं करेगा, इसलिए ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन सर वेयर द कंसर्न ऑफ द गुड्स इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और लोकल अथॉरिटी, और ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय रेलवे,
तो गवर्नमेंट रेलवे से अगर ट्रांसपोर्ट करे तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, खाली ट्रक जा रही भाई, ईवी बिल की जरूरत नहीं, ऑल्दो वो गुड्स भी बेटा। पर नेक्स्ट पॉइंट सर 20 किलोमीटर के लिए, पर कौन सा 20 किलोमीटर सर, वे ब्रिज होता ना बेटा सर, वे ब्रिज जहाँ पे ट्रक का वजन होता है बेटा। ओके सर मेरे यहाँ से गुड्स कहाँ जा रही है, वे ब्रिज पे जा रही है, और वे ब्रिज विद इन द स्टेट है, विद इन 20 किलोमीटर के अंदर है, और वे ब्रिज जाके वापस से वो ट्रक मेरे पास आने वाली है, तो केवल डिलीवरी चालन के थ्रू गुड्स वहां जा सकती है सर, वहां पे ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सर गैस के एम्प्टी सिलेंडर्स, वेयर एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी आर बीइंग मूव्ड फॉर रीजंस अदर देन फॉर सप्लाई। भाई घर घर जाके जब गैस सप्लाई करते हैं उसके बाद जो खाली टैंक लेके आते हैं ये लोग, तो वहां पे ईवी बिल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खाली टैंक मूवमेंट हो रहा है पर सप्लाई नहीं हो रहा है बेटा। ओके डन, तो ये ईवी बिल की जरूरत कहाँ नहीं थी, हमने पूरा पढ़ लिया। ये रूल नंबर 138 पूरा खत्म होता है। अब रूल नंबर 138A, डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। सर टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, या अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो बिल ऑफ एंट्री, क्लियर, प्लस ईवी बिल। ईवी बिल भले फिजिकल हो या सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चल जाएगा बेटा आपके लिए, हाँ है ना। अच्छा ध्यान देना बेटा सर, अगर आपने ई इनवॉइस इश्यू किया था, याद है बेटा ई इनवॉइस सर अगर आपने ई इनवॉइस इश्यू किया था तो ऐसे केस में फिजिकल इनवॉइस आपके पास नहीं, वो क्यूआर कोड अगर आपके पास हुआ जिसको वो स्कैन करके वेरीफाई कर सकता है ऑफिसर, तो ऐसे केस में वो क्यूआर कोड से काम चल जाएगा भाई, आपको फिजिकल बिल रखने की जरूरत नहीं है। और हाँ अगर हमने क्यूआर कोड के थ्रू ई इनवॉइस जनरेट किया है हैविंग इनवॉइस रेफरेंस नंबर, तो ऐसे केस में वही से इंफॉर्मेशन सारी सर क्या होगा, आप जैसे ही ई इनवॉइस जनरेट करेंगे वहां से मैप हो जाएगा क्या, ईवी बिल का पोर्टल, तो ईवी बिल का जो पार्ट ए है वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है, आपके लिए इजी हो जाता है काम करना, और वहीं से GSTR1 भी आपका लिंक हो जाएगा और डायरेक्ट आपका GSTR1 भी सर वहां पे अपडेट हो जाएगा। आइए रूल नंबर 138B, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंसेस। सर कमिश्नर या एनी ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम may authorize any officer to intercept any conveyance, भाई रोक सकता है और कन्वेंस को वेरीफाई कर सकता है, ईवी बिल डॉक्यूमेंट्स और जितने भी गुड्स उन सबको वेरीफाई कर सकता है। रूल नंबर 138C बोलता है भाई इन्होंने इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन जो किया उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ, तो बोल दिया कि अगर किसी व्हीकल को इंटरसेप्ट करके उसको वेरीफाई किया तो उसका एक रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफिसर को अपलोड करना पड़ेगा ऑन द जीएसटी पोर्टल, और ये तो हो गया समरी रिपोर्ट, और फाइनल रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट विद इन 3 डेज ऑफ इंस्पेक्शन अपलोड करना पड़ेगा, और कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो ये फाइनल रिपोर्ट को अपलोड करने के लिए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम और दे सकता है। अच्छा ध्यान रखना ये 24 आवर ये 3 डेज जो मैंने बोला है ये कब से, वही जिस दिन ईवी बिल जनरेट हुआ, जिस दिन वेरीफाई किया है वो दिन खत्म होने के बाद रात 12 बजे मिडनाइट से फिर 24 आवर्स या 3 दिन काउंट करने हैं बेटा आपको। और हाँ अगर किसी व्हीकल को एक बार किसी भी स्टेट में अगर रोक लिया और उसको इंटरसेप्ट करके वेरीफाई कर लिया तो सर बाद में जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता तब तक वापस से वेरीफाई नहीं करेगा, कोई ऑफिसर उसको नहीं रोकेगा अनलेस देयर इज ए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ टैक्स इवेजन आफ्टर द वेरिफिकेशन। ओके रूल नंबर 138D, फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन। सरकार अगर आपके कन्वेंस को 30 मिनट से ज्यादा रोक लिया है ऑफिसर ने तो ऐसे केस में उसकी इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसपोर्टर जीएसटी कॉमन पोर्टल पे डाल सकता है, क्लियर ठीक। 138E बोलता है रेस्ट्रिक्शन ऑन जनरेशन ऑफ ईवी बिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही शानदार रूल है ये वाला। ये बोलता है क्या सर कंसाइनर हो या कंजाइनी हो, सर आपके लिए ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा अगर आपने सर इन फॉलोइंग में से 4 में से कोई भी ऑफेंस किया तो। आई रिपीट सर, न तो कंसाइनर, न कंसाइनी, न ई कॉमर्स ऑपरेटर, न कुरियर एजेंसी, न ट्रांसपोर्टर, कोई भी पर्सन सर ईवी बिल जनरेट नहीं कर पाएगा अगर कंसाइनर या कंसाइनी दोनों में से कोई भी पर्सन उन्होंने ये ऑफेंस किया हुआ, तो इन 4 में से कोई भी ऑफेंस किया तो। क्लियर, क्या किया बेटा, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली हुई है और आपने लास्ट 2 क्वार्टर के 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर का जीएसटी सीएमपी 08 फाइल नहीं किया, मतलब टैक्स पे नहीं किया बेटा आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड का, तो आपके लिए कोई ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा, भले आप कंसर्न हो या कंसर्न हो। फिर सर नॉर्मल जो टैक्स पेयर है उसने लास्ट 2 टैक्स पीरियड का जीएसटी 3B फाइल नहीं किया, क्लियर। देन सर आप नॉर्मल एसएससी हो जिसको जीएसटीआर 1 फाइल करना था, उसने लास्ट 2 महीने या कुछ लोगों के लिए जिनके लिए क्वार्टरली ऑप्शन है उन्होंने क्वार्टरली अगर लिया हुआ तो 2 क्वार्टर के सर जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं किए हुए तो साहब आपके लिए ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। और लास्ट पॉइंट, अगर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो रखा है, सस्पेंड हो रखा है, तो ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन आपके गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के रेस्पेक्ट में कोई ईवी बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। अब ध्यान देना कंसाइन और कंसाइनी दोनों में से कोई भी एक पर्सन अगर इन 4 में कवर होता है तो उस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए, उस गुड्स के मूवमेंट के लिए कोई ईवी बिल जनरेट ना हो पाएगा। क्लियर, डन, भारत माता की जय। अच्छा ध्यान रखिएगा रूल नंबर 55A कहता है कि सर भले ईवी बिल की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, एवरी मूवमेंट ऑफ द गुड्स शुड बी अकम्पनीड बाय
टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान तो होना ही चाहिए साथ में बेटा. ओके नाउ सर ई-वे बिल इन केस ऑफ स्टोरिंग ऑफ गुड्स इन गोडाउन ऑफ द ट्रांसपोर्टर. कई बार क्या होता है बेटा, जब ट्रांसपोर्टर गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है तब पार्टी क्या बोलती है ट्रांसपोर्टर को, एक काम कर गुड्स लाके तुम अपने ही गोडाउन में रख लो और जब हम तुम्हें बताएंगे तब वहां पे डिलीवर कर देना डायरेक्टली थर्ड पर्सन के. यहाँ पे हमारे यहाँ लेके मत आओ, हमारे यहाँ जगह नहीं रखने की, स्टोरेज नहीं है. तो ऐसे केस में क्या सिचुएशन होगी, वहां बोल दिया है. पहली बात तो ये, ट्रांसपोर्टर का जो वेयरहाउस है जहां पे गुड्स स्टोर करवाई है कंसाइनी ने, उस प्लेस को कंसाइनी को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. सेकंड बात, जब गुड्स मान लो मुंबई से रवाना हुई और राजस्थान भिलवाड़ा के अंदर गुड्स आ गई, ट्रांसपोर्टर ने अपने वेयरहाउस में रख दी ऑन द डायरेक्शन ऑफ दी कंसाइनी, तो वो जो भिलवाड़ा के अंदर वेयरहाउस में जब गुड्स आएगी वहां जब रखेंगे, उस वेयरहाउस को पहली बात तो कंसाइनी अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाएगा और जब वो गुड्स वहां पे पहुंच जाएगी तब मान लेंगे कंप्लीशन ऑफ दी ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, ई-वे बिल का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा बेटा वहीं पे. क्लियर. अब जब वो कंसाइनी उस ट्रांसपोर्टर को बोलेगा फर्दर 4 दिन बाद बुला मान लो कि इन गुड्स को एक काम कर जयपुर डिलीवर कर दे डायरेक्टली, तो ऐसे केस में जब भिलवाड़ा से गुड्स, भिलवाड़ा में ट्रांसपोर्टर के गोडाउन से गुड्स जब जयपुर जाएगी तब नया ई-वे बिल जनरेट होगा, क्योंकि वो नया मूवमेंट हो गया. दैट इज नो पॉइंट ऑफ एक्सटेंडिंग द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल. जो पुराना वाला ट्रांसपोर्टेशन था वो तो कंप्लीट हो चुका भाई. सर समझे मेरी बात. इसलिए ये जब सेकंड ट्रांसपोर्टेशन हुआ, नया ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, यहाँ पे नया ई-वे बिल जनरेट होगा. क्लियर. फर्दर एक बात और कह दी कि सर जो कंसाइनी है उसने वो प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है. अब वहां पे जो गुड्स पड़े उनके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह वो चाहे तो अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही मेंटेन कर लेगा. ऑब्वियसली वो तो ट्रांसपोर्टर का गोडाउन है, वहां पे अपने रिकॉर्ड्स कैसे रखेगा वो बेटा. क्लियर. डन. इसी के साथ भारत माता की जय. इसी के साथ ये पूरा ई-वे बिल भी खत्म होता है. अब आई होप मजा आ रहा है, आई होप माहौल बन रहा है. और हाँ सरकार, यू आर एंजॉइंग योर स्टडीज, क्योंकि जिंदगी एंजॉय अगर आप करोगे तो जिंदगी बहुत आसान लगेगी. समझे. केवल डेस्टिनी को ही एंजॉय नहीं करना है, एंजॉय द जर्नी ऑल्सो, पर हाँ माहौल के साथ और दम लगा के. क्लियर. ऑल द बेस्ट. माहौल बनाते जाओ. बस ये ध्यान रखिएगा, यू कैन डू इट. जो आप काम कर रहे हो, पढ़ाई का काम कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अगर नेक्स्ट एग्जाम में कोई एक भी अगर पर्सन सीए बनने वाला है तो वो आप हो. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. आवर बेस्ट विशेस आर विथ यू. थैंक यू सो मच.